हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग परीक्षा मंथन बुक से आधुनिक भारत के इतिहास को करेंगे, जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण और अच्छी कंटेंट डाला गया है। इस बुक से हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे। अगर आप लोग बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, रेलवे या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। अतः वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास हमारा टॉपिक है। भारत में यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ या भारत में यूरोपियों का आगमन। मध्यकाल में भारत को पश्चिमी देशों से जोड़ने वाले दो समुद्री मार्ग थे। पहला था फारस की खाड़ी वाला मार्ग, दूसरा लाल सागर वाला मार्ग। दो कारणों से लाल सागर का मार्ग दुष्कर था। दुष्कर यानी कठिन था। पहला मार्ग था मार्ग में अत्यधिक कोहरा पड़ना, दूसरा मार्ग में चट्टानों का पड़ना। ज़्यादातर व्यापार फारस की खाड़ी से जाने वाले मार्ग से होता था, जिसे अधिक प्राथमिकता दी जाती थी। एशिया से यूरोप को जाने वाली वस्तुएं अनेक राज्यों एवं मार्गों से होकर गुजरती थी और हर राज्य को चुंगी और मार्ग देने पड़ते थे। यूरोप के व्यापार में इटली के व्यापारियों का अधिकार था। इसके कारण यूरोप के नवीन राज्य व्यापार से वंचित थे। (1453) ईस्वी में तुर्कों ने कस्तुनतुनिया की विजय कर ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की और फारस की खाड़ी वाले मार्ग पर इनका नियंत्रण स्थापित हो गया। और फिर तुर्कों ने इस क्षेत्र से होने वाले यूरोपीय व्यापार में दिक्कतें पैदा करने लगे। भौगोलिक खोजों एवं व्यापारिक मार्गों के आविष्कार में पुर्तगाली अग्रणी था। यहाँ का शासक प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1486 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक बार्थलोमियो डिएज ने अफ्रीका स्थित उत्मासा द्वीप यानी केप ऑफ गुड होप की खोज निकाला। चौदह सौ बानवे ईस्वी में स्पेन की सहायता से कोलंबस नामक एक नाविक भारत की खोज के लिए अटलांटिक महासागर में जोखिम से भरी यात्रा प्रारंभ की। अंततः इसने अमेरिका की खोज की। 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली वास्को डी गामा उत्मासा अंतरीप के रास्ते से होकर भारत पहुंचा, जो एक सीधा मार्ग था। यूरोपीय के भारत आगमन का क्रम है। देश है, वर्ष है और कंपनी का नाम है। पहला था पुर्तगाली, जो 1498 ईस्वी में एस्तादो द इंडिया नामक कंपनी के नाम से स्थापना किया था। डच था। दूसरा 1605 ईस्वी में आया था। यह विरिंगदे ओस्तो इंडी से एक कंपनी का नाम था। तीसरा है ब्रिटिश, 1608 ईस्वी में आया था। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, कंपनी का नाम था। चौथा था डेनिश, 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से स्थापना किया था। पाँचवा है फ्रांसीसी, 1667 ईस्वी में कंपनी द एंड ओरिएंटल के नाम से स्थापना किया था। फर्स्ट है पुर्तगाली द्वारा यूरोप और भारत के बीच सीधे समुद्री मार्ग खोजने में आर्थिक एवं धार्मिक कारण सक्रिय थे। आर्थिक कारणों में व्यापार करना और धार्मिक कारणों में एशिया में ईसाई धर्म का प्रचार करना था। सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कालीकट बंदरगाह यानी केरल के मालाबार तट पर पहुंचा। यहाँ पहले से बसे हुए अरबी व्यापारियों द्वारा वैमनस्य का रवैया अपनाया, लेकिन कालीकट के राजा जामोरिन ने इसका स्वागत किया और मसाले तथा जड़ी बूटियाँ ले जाने की अनुमति प्रदान की। 1500 ईस्वी में अल्वारेज केब्रल के नेतृत्व में
पुर्तगाली का दूसरा अभियान दल भारत आया। ये भी मसाला आदि लेकर पुर्तगाल पहुंचा। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया और इसी वर्ष इसने कोचीन में पुर्तगाली की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की, अर्थात भारत में प्रथम पुर्तगाली बस्ती बसाई। 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने एक नई नीति अपनाई जिसके द्वारा भारत में गवर्नर की नियुक्ति की गई। इस संदर्भ में पहला गवर्नर अल्मीरा बना। अल्मीरा 1505 से 1509 ईस्वी तक शासन किया। अल्मीरा ने कोचीन का दुर्गीकरण कराया तथा इसे अपना मुख्यालय बनाया। 1508-9 ईस्वी में इसने गुजरात, मिस्र, तुर्की के संयुक्त मुस्लिम जल बेरे को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। दूसरा था अल्बुकर्क। इसने 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक शासन किया। अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को जीत लिया। इसने 1510 में बीजापुर से गोवा को जीत लिया और किलेबंदी करवाई। एक शक्ति के केंद्र के रूप में विकास हुआ। वास्को डी गामा 1524 से 1529 ईस्वी तक रहा भारत में। वास्को डी गामा 1524 से 1529 ईस्वी तक यहाँ का गवर्नर रहा और 1529 ईस्वी में गोवा में इसकी मृत्यु हो गई। गोवा में ही वास्को डी गामा की कब्र बनाई गई। सेंट जेवियर ईसाई संत की कब्र भी गोवा में है। नीनो द कुन्हा 1529 से 38 ईस्वी तक। यह अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी था। इसने 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाई। कुन्हा ने मद्रास के निकट सैंथोम तथा बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना करके भारत के पूर्वी तट की और पुर्तगाली वाणिज्य का विकास किया। पुर्तगालियों की देन भारत में प्रेस यानी पेंटिंग प्रेस, छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस और पुर्तगालियों की देन है। तंबाकू की खेती सर्वप्रथम 1508 ईस्वी में दक्षिण भारत में पुर्तगालियों ने शुरू करवाई, फिर उत्तर भारत में शाहजहां के काल में आई। भारत में पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू और बादाम की खेती पुर्तगालियों की देन है। प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर अल्मीरा मिस्र, तुर्की एवं गुजरात संयुक्त मुस्लिम जल बेरे का पराजित किया। कोचीन का दूरीकरण कराया। किन्नौर में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कराया। अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में गोवा को जीतकर पुर्तगाली आधिपत्य की स्थापना की। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। नीनो दे कुन्हा 1529 से 1538 ईस्वी कोचीन के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाया। पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार कराया। हुगली एवं सेंथोम में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कराया। डच हॉलैंड नीदरलैंड के निवासी थे। डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। सर्वप्रथम 1595 ईस्वी में कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल सुमात्रा पहुंचा। 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिला करके हॉलैंड की सरकार ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारिक संस्थान की स्थापना की। सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में डच नौसेना नायक वां देर हेग के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल भारत को भेजा और पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। 1610 ईस्वी में इन्होंने पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट को अपनी फैक्ट्री बनवाई और इसे अपनी मुख्यालय भी बनाया। ये लोग यहाँ स्वर्ण पैगोडा यानी सोने की मुद्रा ढालते थे। 1653 ईस्वी में डचों ने बंगाल स्थित चैनसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। बंगाल में यह डचों का सबसे बड़ा
केंद्र था। डचों द्वारा भारत में स्थापित फैक्ट्रियाँ, वर्ष और स्थापना 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, 1606 ईस्वी में पोतोपोली आंध्र प्रदेश में, 1610 ईस्वी में पुलिकट आंध्र प्रदेश में, 1616 ईस्वी में सूरत गुजरात में, 1627 ईस्वी में पिपली पश्चिम बंगाल में, 1653 ईस्वी में चेंसूरा पश्चिम बंगाल में, 1658 ईस्वी में कासिम बाजार, बालासोर एवं नेकपत्तनम। डच लोग भारत से सूती वस्त्र, नील, सोरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक और चावल का निर्यात करते थे। डच लोग भारत से मसालों का निर्यात नहीं करते थे। डचों द्वारा भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं हैं सूती वस्त्र, नील, सोरा, कच्चा रेशम, अफीम, चावल, नमक। अंग्रेज एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल ब्रिटिश इतिहास काल में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। यह कई दृष्टियों में महत्वपूर्ण रहा। इस काल में व्यापारिक उन्नति के लिए भी अनेक प्रयास किए गए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक विशाल व्यापारिक संघ की स्थापना हुई, जिसका नाम रखा गया द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी में अनेक शेयर होल्डर थे। कंपनी की पहली यात्रा 1601 ईस्वी में हुई, जब कंपनी के जहाज इंडोनेशिया गए। सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में कंपनी का पहला प्रतिनिधि मंडल हेक्टर नामक जल जहाज से भारत में सूरत पहुंचा और यहां पर अंग्रेजों की पहली अस्थायी फैक्ट्री स्थापना की। कैप्टन हॉकिंस सूरत से जहांगीर के दरबार पहुंचा। जहांगीर ने इसे 400 का मनसब तथा खान इंग्लिश खान की उपाधि दी। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापना की। 1613 ईस्वी में सूरत की फैक्ट्री को स्थायित्व प्राप्त हुआ। 1615 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। यह 3 वर्षों तक 1618 ईस्वी तक जहांगीर के दरबार में रहा। इसने व्यापार करने से संबंधित तथा व्यापार करों के छूट से संबंधित 2 लाइसेंस कंपनी के लिए प्राप्त किया। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से 500 पाउंड वार्षिक कर देने के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया। लाभकारी फरमान होने के कारण इसे सुनहरा फरमान के नाम से जाना जाता है। 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया। यहाँ पर अंग्रेजों ने सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण करवाया था। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस उपलक्ष्य में पुर्तगालियों से दहेज के रूप में बम्बई चार्ल्स द्वितीय को प्राप्त हुआ। 1669 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया और फिर कंपनी ने अंगियार को अपना अधिकारी नियुक्त कर बम्बई के गांव का शहरीकरण करवा दिया। 1698 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल के एक जमींदार इब्राहिम खां से 1200 रुपये में 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। ये गांव थे गोविंदपुर, सुल्तानती और कोलकाता। यहाँ 3 गांव विकसित होकर कलकत्ता नगर बसा। कलकत्ता नगर को बसाने का श्रेय जॉब चरनॉक को जाता है। 1700 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किले का निर्माण हुआ और यह पूर्वी भारत के सभी बस्तियों का केंद्र बन गया। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष
सर चार्ल्स आयर था। 1715 ईस्वी में कंपनी का एक प्रतिनिधि मंडल जॉन शरमन की अध्यक्षता में मुगल सम्राट फर्रुखसियार के दरबार में पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल में हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक भी था। हैमिल्टन ने फर्रुखसियार को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई थी। इससे प्रसन्न होकर फर्रुखसियार ने 1717 ईस्वी में एक फरमान द्वारा कंपनी को अनेक रियायतें प्रदान की। अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित फैक्ट्रियां, वर्ष और स्थापना। 1608 ईस्वी में सूरत अस्थायित्व में 1613 ईस्वी में स्थापना हुई। 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में, 1616 ईस्वी में अहमदाबाद, बुरहानपुर आगरा में और 1632 ईस्वी में गोलकुंडा में, 1633 ईस्वी में बालासोर एवं हरिहरपुर उड़ीसा में, 1639 ईस्वी में मद्रास, 1651 ईस्वी में हुगली। 1669 ईस्वी में बम्बई, 1700 ईस्वी में कलकत्ता। अब है डेनिश डेनमार्क के निवासी थे जो 1616 ईस्वी में भारत आया और बंगाल स्थित श्रीरामपुर में अपनी बस्ती स्थापित की। यही भारत में इनका मुख्य केंद्र था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित तथ्य। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर इसका विवाह एक आर्मेनियन स्त्री से करवा दिया था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्डन हॉल था। फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने मद्रास को पट्टे पर चंद्रगिरी के राजा से प्राप्त किया। गेराल्ड अंगियार को बम्बई नगर का संस्थापक माना जाता है। अंग्रेजी कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी की स्थापना सूरत में हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14वां के शासनकाल में इसके मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 ईस्वी में हुई। सर्वप्रथम 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में फ्रांसीसी का पहला अभियान दल भारत में पहुंचा। 1669 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापना की। 1673 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान से एक जमीन प्राप्त की। इसी जमीन पर चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध फ्रांसीसी बस्ती का विकास हुआ। 1701 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को अपना मुख्यालय बनाया और यहाँ का पहला गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन था। 1701 ईस्वी फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को अपना मुख्यालय बनाया और यहाँ का पहला गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन था। 1735 ईस्वी में ड्यूमा फ्रांसीसी गवर्नर बनकर पांडिचेरी आया। इसके समय में फ्रांसीसी व्यापार का अत्यधिक विकास हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, कर्नाटक के युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में लड़ा गया। 18वीं शताब्दी तक कोरोमंडल तट की भूमि को कर्नाटक के नाम से जाना जाता था। यह हैदराबाद के निजाम के अधीन एक प्रांत था। यहाँ के प्रांतपति को नवाब कहा जाता था। सर्वप्रथम 1746 ईस्वी में वारनेट के नेतृत्व में अंग्रेजी जलबेरे ने कुछ फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया। डुप्ले ने इसकी शिकायत कर्नाटक के नवाब से किया, लेकिन नवाब ने डुप्ले की किसी भी बात का ध्यान नहीं दिया। अतः डुप्ले ने अंग्रेजी बस्ती मद्रास का घेरा डाल दिया। अब अंग्रेजों ने नवाब का संरक्षण चाहा। नवाब ने डुप्ले को मद्रास से हटने के लिए कहा, लेकिन डुप्ले नहीं माना। परिणामस्वरूप नवाब ने फ्रांसीसियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और फिर एक युद्ध सेंट थोम का युद्ध हुआ। सेंट थोम का युद्ध 1748 ईस्वी में कर्नाटक के नवाब एवं फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। 1748 ईस्वी में यूरोप में एक्सला सैपला की संधि द्वारा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का अंत हुआ और इसी संधि के द्वारा कर्नाटक के प्रथम युद्ध का अंत हो गया। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1748 से 54 ईस्वी तक हुआ।
इस युद्ध का मुख्य कारण दोनों कंपनियों का भारत राजनीति में हस्तक्षेप रहा। 1748 ईस्वी में हैदरा के निजाम उल मुल्क आसफ जाह की मृत्यु होने से उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। निजाम उल मुल्क की मृत्यु के बाद इनका पुत्र नासिर जंग हैदराबाद का निजाम बना। इसी समय नासिर जंग का एक भांजा मुजफ्फर जंग ने निजाम पद की दावेदारी प्रस्तुत की। इसी समय 1748 ईस्वी में मराठों ने चंदा साहब को रिहा कर दिया और यह कर्नाटक में अपना उत्तराधिकारी की मांग की। इसी समय सर्वप्रथम डुप्ले ने निजाम पद के लिए मुजफ्फर जंग और नवाब पद के लिए चंदा साहब का साथ दिया। मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले की संयुक्त सेनाओं ने 1749 ईस्वी में कर्नाटक पर आक्रमण कर अंबूर की लड़ाई में अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला। अनवरुद्दीन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी मोहम्मद अली ने भागकर त्रिचिन्नापल्ली के दुर्ग में शरण ली। फ्रांसीसियों के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर अंग्रेज भी शांत नहीं रहे। उन्होंने निजाम पद के लिए नासिर जंग एवं कर्नाटक के नवाब पद के लिए मोहम्मद अली को समर्थन दिया। 1750 ईस्वी में नासिर जंग अंग्रेजों के सहयोग से कर्नाटक पर आक्रमण किया और त्रिगुट मित्र शक्तियों को पराजित कर दिया। लेकिन इसी समय नासिर जंग की सेना ने विद्रोह कर दिया और इसी विद्रोह में नासिर जंग की हत्या कर दी गई। इसका लाभ उठाकर फ्रांसीसियों ने डुप्ले मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया। (1752) ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में अर्काट पर आक्रमण किया। 1752 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में अर्काट पर आक्रमण किया और चंदा साहब के पुत्र राजा साहब के नेतृत्व वाली सेना को पराजित कर अर्काट पर अधिकार कर लिया। यह खबर सुनकर चंदा साहब त्रिचिन्नापल्ली भाग गया, लेकिन तंजौर के राजा ने उसकी हत्या कर दी। 1754 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया और उसके स्थान पर गोदेहो को गवर्नर बनाकर भारत भेजा। गोदेहो आते ही युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी और अंततः 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि द्वारा यह युद्ध समाप्त हो गया। पांडिचेरी की संधि द्वारा दोनों कंपनियों ने भारतीय नरेशों के झगड़े में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 63 ईस्वी तक चला। 1756 ईस्वी में यूरोप में ऑस्ट्रिया एवं पर्सा के बीच 70 वर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ। इस युद्ध में एक बार फिर अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच युद्ध हुआ। 1756 ईस्वी में दोनों कंपनियां एक दूसरे के बस्तियों पर आक्रमण प्रारंभ कर दिया। लेकिन वास्तविक युद्ध की शुरुआत तब हुई जब 1758 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लाली को कमांडर इन चीफ बनाकर भारत भेजा। इसके आने से युद्ध को गति मिली। इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध 1760 ईस्वी में बांडीवास का युद्ध था, जो आयरकुट के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना और काउंट डी लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना के बीच हुई। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। इसके बाद पांडिचेरी सहित लगभग सभी फ्रांसीसी बस्तियों का अंत हो गया। 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि द्वारा सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ और इसी संधि द्वारा कर्नाटक का तृतीय युद्ध भी समाप्त हो गया। कर्नाटक के युद्ध का नाम, वर्ष, कारण, समाप्ति और परिणाम। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी तक चला। कारण था ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी का प्रश्न एवं अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों में अमेरिका में युद्ध। समाप्ति हुआ 1748 ईस्वी में एक्सला सैपल की संधि द्वारा। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ अंग्रेज एवं कर्नाटक के नवाब पराजय हुए। दूसरा है द्वितीय युद्ध कर्नाटक का 1748 से 54 ईस्वी तक चला। दोनों कंपनियों द्वारा भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप हुआ।
1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि द्वारा यह समाप्ति हुआ। अंग्रेजों की अच्छी स्थिति इसमें बनी रही। तीसरा कर्नाटक युद्ध है 1756 से 63। यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध 1763 की पेरिस की संधि के द्वारा यह समाप्त हुआ। अंग्रेजों को इसमें विजय प्राप्त हुआ। महत्वपूर्ण युद्ध है। युद्ध का नाम, वर्ष और किसके मध्य हुआ था और इसका परिणाम। सेंट थोम का युद्ध 1748 ईस्वी में हुआ था। कर्नाटक के नवाब एवं फ्रांसीसी के बीच हुआ था। इसमें फ्रांसीसी विजय रहे। अंबुर का युद्ध 1749 ईस्वी में डुप्ले, मुजफ्फर जंग एवं चंदा साहब के त्रिगुट कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य हुआ था और त्रिगुट विजय हुई थी। अर्काट का युद्ध 1752 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना एवं चंदा साहब के पुत्र राजा साहब के बीच हुआ था। इसमें अंग्रेज विजयी रहे। बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। अंग्रेज इसमें विजयी रहे। महत्वपूर्ण तथ्य है। सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन ने 1593 में लिवेंट कंपनी को स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्रदान किया था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम के अनुमोदन से द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम से एक व्यापारिक संस्थान को सर्वप्रथम समुद्री मार्ग से व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर उनसे कोच्चि प्राप्त किया था तथा 1663 ईस्वी में डचों ने फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। 1814 ईस्वी में कोच्चि को ब्रिटिश उपनिवेश में शामिल किया गया था। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। भारत में अफीम की तस्करी की जाती थी। नेक्स्ट टॉपिक है बंगाल में अंग्रेजी प्रभुसत्ता। 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां बंगाल का सूबेदार या नवाब बना। इसी समय से व्यापारिक रूप से स्वतंत्र कार्य करने लगा। इसने ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाई। यह बंगाल का पहला नवाब था जिसने अंग्रेजों द्वारा दस्तक या अधिकार पत्र का दुरुपयोग किया था। 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद शुजा-उद-दौला बंगाल का नवाब बना। यह अत्यंत न्यायप्रिय नवाब था जो 1732 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार नियुक्त किया। 1739 ईस्वी में शुजा-उद-दौला की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सरफराज खां नवाब बना। इसके समय 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां ने विद्रोह कर दिया और इसी विद्रोह में सरफराज खां मारा गया और अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी तक शासन किया। इसने यूरोपियों को उपमा यानी मधुमक्खियों से की है। इसके अनुसार यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो यह शहद देंगे, यदि इन्हें छेड़ा जाए तो यह काट काट कर मार डालेंगे। यह अलीवर्दी खां का कथन था। अलीवर्दी खां के कोई पुत्र न होने के कारण इसने अपनी सबसे छोटी पुत्री के पुत्र शुजा-उद-दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक शासन किया। सिराजुद्दौला का अंग्रेजों के साथ संबंध बिगड़ गए क्योंकि अंग्रेजों ने नवाब के शत्रुओं को शरण दे रखी थी और नवाब के मना करने के बावजूद भी बस्तियों का दूरीकरण कर रहे थे। इसी कारण सिराजुद्दौला रुष्ट हो गया और 15 जून 1756 ईस्वी को नवाब कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया। 5 दिनों के युद्ध के बाद 20 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया गया और अंग्रेज भागकर फुल्टा नामक टापू में शरण लिए। काल कोठरी की घटना 20 जून 1756 ईस्वी में हुई थी। इस घटना का उल्लेख एक अंग्रेजी अधिकारी हॉलवेल ने किया है। हॉलवेल के अनुसार 20 जून की रात्रि को नवाब ने 146 अंग्रेज बंदियों को एक कोठरी में बंद कर दिया। इसने दूसरे दिन 123 अंग्रेजों की मृत्यु हो गई और हॉलवेल सहित 23 अंग्रेज जीवित रहे। संभवतः यह हॉलवेल की मनगढ़ंत कहानी है क्योंकि इसकी पुष्टि अन्य स्रोत से
नहीं होती है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुई थी। प्लासी भागीरथ नदी के तट पर स्थित है। यह युद्ध क्लाइव के नेतृत्व वाली एक छोटी सी अंग्रेज सेना और नवाब सिराजुद्दौला की 50,000 सेना के साथ हुआ था। युद्ध प्रारंभ होते ही मीर जाफर अपनी सेना लेकर अलग हो गया। अंततः इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला पराजित होकर मुर्शिदाबाद भाग गया, लेकिन नवाब को मुर्शिदाबाद में पकड़कर वध कर दिया गया। इसके बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बना और क्लाइव को व्यक्तिगत रूप से बहुत धन मिला। इस तरह प्लासी के युद्ध ने भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की नींव डाली। कंपनी ने 24 परगना जिले की दीवानी प्राप्त हुई। क्लाइव का नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। नवाब सिराजुद्दौला का प्रमुख अधिकारी इससे असंतुष्ट थे। इसका लाभ उठाकर क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र में नवाब के मुख्य सेनापति मीर जाफर दीवान राय दुर्लभ और एक सैनिक अधिकारी यार लतीफ़ तथा बंगाल का एक व्यापारी जगत सेठ सम्मिलित थे। मीर जाफर 1757 से 60 ईस्वी तक। 1760 ईस्वी में क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया। इसके स्थान पर बेंसीटाट बंगाल का गवर्नर बनकर भारत आया। बेंसीटाट ने नवाब बदलने का निश्चय किया। इसके लिए इसने मीर जाफर की दामाद मीर कासिम से समझौता किया। समझौते के अनुसार मीर कासिम को नवाब बनाया गया। बदले में मीर कासिम कंपनी को बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव जिलों की दीवानी अधिकारियों को धन देगा। इसके बाद बेंसीटाट ने मीर जाफर के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वह मीर कासिम के नायब सूबेदार नियुक्त कर दे और प्रशासन के सारे अधिकार सौंप दे। इसने असंतुष्ट होकर मीर जाफर ने नवाब पद से इस्तीफा दे दिया और मीर कासिम नवाब बन गया। मीर कासिम 1760 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक रहा। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। इसने मुंगेर में तोपखाने एवं बंदूक निर्माण करने का कारखाना स्थापित किया। इसने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए एक जर्मन अधिकारी वाल्टर रिनहार्ड यानी सम्ब्रो को नियुक्त किया। 1763 ईस्वी में मीर कासिम ने संपूर्ण बंगाल को व्यापार कर से मुक्त कर दिया। इस घटना से अंग्रेज आग बबूला हो गए और अंग्रेजों ने मीर जाफर को पुनः नवाब घोषित कर मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। 1765 ईस्वी में क्लाइव पुनः भारत आया और इसने बंगाल के नवाब, मुगल सम्राट व अवध के नवाब से अलग अलग संधियाँ की। सर्वप्रथम क्लाइव ने बंगाल के नवाब नजमुद्दौला से संधि किया। संधि के अनुसार प्रशासन के सारे अधिकार कंपनी के हाथों में होगा। नवाब को प्रतिवर्ष 53 लाख रुपए सालाना कंपनी देगी। इस प्रकार बंगाल में द्वैध शासन लागू हो गया। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। मीर कासिम अंग्रेजों से परास्त होकर शुजाउद्दौला के पास पहुंचा। इस समय वहां मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी उपस्थित थे। इन तीनों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चे का निर्माण किया और तीनों अपनी सेना लेकर बक्सर पहुंचे और अंग्रेजों से युद्ध किया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। इस युद्ध में संयुक्त मोर्चे की शक्तियां पराजित हुई और मीर कासिम युद्ध भूमि से भाग गया, जबकि शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से हुई। इस संधि का मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं। कंपनी अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं करा दो जिलों लेकर मुगल सम्राट को देंगे। कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए पेंशन रुपए में देगी। मुगल सम्राट बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान करेगा।
इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी। यह संधि अवध के नवाब शुजा-उद-दौला में हुई। इस संधि का मुख्य शर्तें इस प्रकार थी। कंपनी अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं करा का जिला प्राप्त करके मुगल सम्राट को दे दिया। अवध के नवाब पर हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए एवं चुनार का किला कंपनी प्राप्त करेगी। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार होगा। अवध की सुरक्षा के लिए अवध में एक अंग्रेजी से सेना रखी जाएगी जिसका खर्च अवध का नवाब देगा। 1765 से 1772 ईस्वी तक बंगाल में द्वैध शासन चलता रहा। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बनकर आया। इसमें द्वैध शासन को समाप्त कर बंगाल में कंपनी शासन स्थापित कर दिया। आंग्ल मैसूर युद्ध 18वीं शताब्दी के मध्य में मैसूर की चिक्का कृष्णराज नामक शासन 18वीं शताब्दी के मध्य में मैसूर में चिक्का कृष्णराज नामक शासन 18वीं शताब्दी के मध्य में मैसूर में चिक्का कृष्णराज नामक शासक का शासन चल रहा था, लेकिन वास्तविक शक्ति नंदराज के हाथ में थी। इसी समय मैसूर की सेना में हैदर अली नामक एक व्यक्ति सिपाही के रूप में भर्ती हुआ, जो एक दिन मैसूर का शासक बना। हैदर अली का जन्म 1721 ईस्वी में बूढ़ी कोटा नामक स्थान पर हुआ था। इसके पिता फतेह मुहम्मद मैसूर की सेना में एक सिपाही थे जो एक युद्ध में मारे गए। बड़ा होने पर हैदर अली मैसूर की सेना में भर्ती हुआ। हैदर अपने गुण और योग्यता के कारण 1755 ईस्वी में डिंडीगुल की फौजदार नियुक्त हुआ। डिंडीगुल के फौजदार के रूप में फ्रांसीसियों के सहयोग से एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया। 1759 ईस्वी में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया। हैदर के नेतृत्व में मैसूर की सेना मराठों को पराजित कर मैसूर से बाहर खदेड़ दिया। 1760 ईस्वी में चिक्का कृष्णराज की मृत्यु के बाद हैदर अली मैसूर का स्वतंत्र शासक बना। अंग्रेज प्रारंभ से ही हैदर को अपना शत्रु मानते थे, क्योंकि हैदर ने अपने उत्कर्ष में फ्रांसीसियों की मदद ली थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध का मुख्य कारण मद्रास की अंग्रेजी सरकार तथा मैसूर के बीच कर्नाटक का सीमा विवाद था। सर्वप्रथम 1767 ईस्वी में जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मैसूर में आक्रमण किया। प्रारंभ में हैदर पराजित हुआ, लेकिन बाद में इसने अंग्रेजी सेना को पराजित कर मद्रास तक पीछा करते हुए आया। अंततः अंग्रेजों ने संधि की याचना की, परिणामतः मद्रास की संधि हुई। मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुआ था। यह संधि हैदर अली और मद्रास की अंग्रेजी सरकार के बीच हुई। इसकी शर्तें निम्न थी। पहला शर्त है, एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र एक दूसरे को वापस किए जाएंगे। दूसरा था, हैदर अली अंग्रेज बंदियों को रिहा करेगा। तीसरा है, अंग्रेज हैदर अली को युद्ध का हर्जाना देंगे। इस युद्ध में अंग्रेजों की अजेयता को समाप्त कर दिया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध का मुख्य कारण अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बंदरगाह माही पर अधिकार कर लिया, जो हैदर के राज के अंतर्गत था। इस घटना से हैदर अली अंग्रेजों से नाराज हो गया और अंग्रेजों के मित्र राज कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। कर्नाटक के नवाब मुहम्मद अली हैदर के विरुद्ध अंग्रेज से सहायता मांगी। अंग्रेजों ने 2 सेनापतियों के नेतृत्व में 2 अलग अलग सेनाएं कर्नाटक भेजी। रास्ते में हैदर के पुत्र टीपू ने हेक्टर मुर्डो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को रोक कर युद्ध करने लगा, जिससे एक ही सेना कर्नाटक पहुंच सकी। परिणाम स्वरूप अरंदी में हैदर ने कर्नल बेली के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को पराजित किया। 1782 ईस्वी में अंग्रेजों ने आयरकुट के नेतृत्व में एक सेना
मैसूर पर आक्रमण किया और पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर को पराजित किया। युद्ध में घायल होने के बाद हैदर की मृत्यु हो गई। हैदर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू मैसूर का शासक बना। इसने युद्ध को जारी रखा और 1783 ईस्वी में इसने ब्रिगेडियर मैथ्यूज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को पराजित किया। लेकिन इसी समय यूरोप में एक संधि के कारण फ्रांसीसियों ने टीपू का साथ छोड़ दिया और टीपू ने अंग्रेजों से एक संधि कर लिया। मैंगलोर की संधि 1784 में हुई थी। इस युद्ध के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि द्वारा एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर दिए गए। टीपू ने अंग्रेज बंदियों को रिहा कर दिया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध का तत्कालीन कारण आईकोटा और किरगनूर के दो दुर्ग डच्चों से टीपू सुल्तान खरीदना चाहता था, लेकिन अंग्रेजों के मित्र राज त्रावणकोर ने खरीद लिया। इस कार्य से टीपू नाराज होकर त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। इसी समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मराठा तथा निजाम से संधि करके सम्मिलित रूप से मैसूर पर आक्रमण कर दिया। कॉर्नवालिस मैसूर के अनेक क्षेत्रों को जीतकर श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। बाध्य होकर टीपू ने अंग्रेजों से संधि कर ली। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुई। इस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के द्वारा टीपू का आधा राज ले लिया गया, जिसे अंग्रेज मराठे व निजाम आपस में बांट लिए गए। टीपू पर 3 करोड़ का हर्जाना लगाया गया। टीपू के पास धन न होने के कारण उसके 2 पुत्रों को कॉर्नवालिस के पास बंधक के रूप में रख दिया गया और टीपू की सेना को भी सीमित कर दिया गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध का कारण अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली टीपू के पास सहायक संधि स्वीकार करने का प्रस्ताव भेजा, जिसे टीपू ने अस्वीकार कर दिया। परिणामतः 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। वेलेस्ली ने टीपू के अनेक क्षेत्रों को विजित करते हुए श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग को घेर लिया। टीपू अंग्रेजों से युद्ध करते हुए दुर्ग के द्वार पर ही मारा गया और मैसूर अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। अंग्रेजों ने बोदियार वंश के 2 वर्षीय बालक कृष्णराज को मैसूर का शासक घोषित किया और इसे सहायक संधि स्वीकार कराकर मैसूर पर अपना प्रभाव स्थापित कर दिया। 1834 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने मैसूर को जीतकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। आंग्ल मैसूर युद्ध एक दृष्टि में। युद्ध का नाम है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ था। कारण क्या था? कारण था अंग्रेजों एवं हैदर के बीच कर्नाटक का सीमा विवाद था। समाप्ति मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में से हुआ था। परिणाम क्या हुआ? परिणाम में हुआ अंग्रेज पराजित हो गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 ईस्वी में हुई थी। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी बंदरगाह माही पर अधिकार करना था। मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में से समाप्त हुआ और इसका परिणाम अनिर्णित रहा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में हुई थी। टीपू द्वारा त्रावणकोर पर आक्रमण किया गया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी से समाप्ति हुई। टीपू की पराजय इसमें हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। कारण था टीपू द्वारा सहायक संधि स्वीकार न किया जाना। समाप्ति हुआ टीपू का वध से और परिणाम हुआ टीपू की पराजय।
टीपू सुल्तान 1782 से 1799 ईस्वी तक शासन किया। हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 में टीपू सुल्तान बना। टीपू ने 1787 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के चलाए। इसने वर्ष महीनों के हिंदू नामों के स्थान पर अरबी नामों का प्रयोग किया तथा एक नए पंचांग कैलेंडर का प्रचलन किया। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप जब कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब बनाने का प्रस्ताव किया तो इसने सहर्ष स्वीकार किया। यह स्वयं जैकोबिन क्लब का सदस्य बना और अपने आप को नागरिक टीपू कहलाने लगा। यह स्वयं जैकोबिन क्लब का सदस्य बना और अपने आप को नागरिक टीपू कहने लगा। टीपू सुल्तान धर्म सहिष्णु शासक था। इसने श्रृंगेरी मंदिर की मरम्मत एवं शारदा देवी की मूर्ति स्थापना के लिए धन प्रदान किया था। आंग्ल मराठा युद्ध। पेशवा बाजीराव की मृत्यु के बाद मराठा राज आंतरिक षड्यंत्रों का केंद्र बनने लगा। पेशवा माधव राज के समय में उसके चाचा रघुनाथ मराठा साम्राज्य के विभाजन की मांग की, जिसे पेशवा माधवराव ने ठुकरा दिया। नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सरदारों ने अल्पायु माधव राव नारायण को पेशवा बना दिया और प्रमुख मराठा सरदारों को मिलाकर एक 12 भाई परिषद का गठन करके प्रशासन चलाना प्रारंभ किया। प्रमुख मराठा सरदारों की इस चुनौती का सामना करने में अपने को असमर्थ पाकर रघुनाथ उर्फ रघोबा पूना से भागने के लिए मजबूर हो गया। रघुनाथ राव बम्बई जाकर नाना फडणवीस पूना दरबार के विरुद्ध बम्बई की अंग्रेजी सरकार की सहायता मांगी। इसके इस दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। बम्बई के अंग्रेजी सरकार रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के लिए सूरत की संधि हुई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी में हुई थी। सूरत की संधि के अनुसार कर्नल कटिंग के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना सूरत पहुंची। 18 मई 1775 ईस्वी को आरस के मैदान में अंग्रेजों एवं मराठों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें मराठे पराजित हुए, लेकिन अंग्रेजों का मराठा क्षेत्र पर अधिकार नहीं हो सका। 1778 ईस्वी में बम्बई की अंग्रेजी सरकार ने पुनः मराठों से युद्ध प्रारंभ कर दिया। वारेन हेस्टिंग्स ने भी बंगाल से एक सेना इसकी सहायता के लिए भेज दिया। तेलगांव के युद्ध में बम्बई की अंग्रेजी सेना मराठों से पराजित हुई। परिणाम स्वरूप 1799 ईस्वी में बरगांव की संधि हुई। 1779 ईस्वी में बरगांव की संधि हुई। साल भाई की संधि 17 मई 1782 ईस्वी में हुई थी। यह संधि पुनः दरबार एवं अंग्रेजों के बीच हुई थी। इसके द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। मुख्य शर्तें इस प्रकार थी: सेलसेट द्वीप एवं थाना का दुर्ग अंग्रेजों को दिया जाएगा। दूसरा था, अंग्रेज रघुनाथ राव को साथ छोड़ेंगे। तीसरा था, रघुनाथ राव पर खर्च की गई राशि 12 लाख रुपए पुनः दरबार अंग्रेजों को भेज देगा। रघोबा को 3.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी जाएगी। बम्बई एवं दक्षिण में एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र एक दूसरे को वापस किए जाएंगे। इस संधि के द्वारा 20 वर्षों की शांति रहेगी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी तक चला। 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद पूना दरबार षड्यंत्रों का केंद्र बना गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं दौलत राव सिंधिया ने होलकर के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाकर उसे नीचा दिखाना चाहा। 1802 ईस्वी में पूना के निकट हुए युद्ध में होलकर ने संयुक्त सेना को पराजित कर दिया और रघुनाथ राव के दत्तक पुत्र अमृत राव के बेटे विनायक राव को पेशवा घोषित किया।
परिणाम स्वरूप पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पास पहुंचा और सहायता मांग की। परिणाम स्वरूप बेसिन की संधि हुई। दौलत राव सिंधिया, अप्पाजी भोसले एवं यशवंत राव होलकर ने पेशवा का विरोध किया, जिसके कारण द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हो गया। लॉर्ड वेलेस्ली ने सर्वप्रथम सिंधिया एवं भोसले की सेना को पराजित किया। दोनों ने अंग्रेजों से अलग अलग संधि कर लिया। 1805 ईस्वी में अंग्रेजों ने यशवंत राव होलकर को भी पराजित कर दिया। परिणाम स्वरूप इसने भी अंग्रेजों से संधि कर दिया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी में हुई। यह युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में लड़ा गया। अंग्रेजों ने 1817 ईस्वी में सिंधिया से ग्वालियर की संधि की, जिसके अनुसार सिंधिया पिंडारियों के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करेगा और चंबल नदी के दक्षिण पश्चिम राज्यों से अपना अधिकार समाप्त करेगा। जून 1817 ईस्वी में अंग्रेजों ने पेशवा से पुणे की संधि की, जिसके द्वारा पेशवा ने मराठों की प्रधानता त्याग दी। इससे पहले भोसले ने भी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लिया। 1817 ईस्वी में ही संधि का उल्लंघन करके पेशवा भोसले एवं होलकर ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। परिणाम स्वरूप किरकी में पेशवा, सीताबड़ी में भोसले तथा महिदपुर में होलकर अंग्रेजों से पराजित हुए। जनवरी 1818 ईस्वी में होलकर अंग्रेजों से मंदसौर की संधि करके राजपूत राज्यों से अपने अधिकार वापस ले लिए। पेशवा बाजीराव द्वितीय कोरेगांव एवं अस्टी के युद्ध में पराजित होने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा का पद समाप्त कर पेशवा के राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। पेशवा को 4 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के निकट बिठूर में रहने की आज्ञा दी गई। यहीं 1853 में पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई। आंग्ल मराठा युद्ध एक नज़र में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी में हुई। संधि जिससे युद्ध प्रारंभ हुआ था, सूरत की संधि 1775 ईस्वी से। सालबाई की संधि 1782 से समाप्त हुआ और माधव नारायण पेशवा थे और गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 तक चला। बेसिन की संधि द्वारा 1802 में प्रारंभ हुआ। राजघाट की संधि 1805 से युद्ध की समाप्ति हुई। बाजीराव द्वितीय पेशवा थे और जॉर्ज बार्लो एवं वेलेस्ली गवर्नर जनरल थे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी तक चला। इस समय पेशवा बाजीराव द्वितीय थे और गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। तो फ्रेंड्स, ये थे VVI टॉपिक। उम्मीद है आप लोग को यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।